नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो 7 अक्टूबर के हमास हमले से लेकर अभी तक सिर्फ इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जो ये कह रहा था कि इन सब के पीछे ईरान का हाथ है। पूरी दुनिया में ये बात सभी को ज्ञात है कि ईरान ऐसे सभी ग्रुप्स को बैक एंड में सपोर्ट देता है, फंडिंग भी करता है, लेकिन कोई भी कंट्री आगे आके कहने को ये रेडी नहीं थी। लेकिन 2 दिन पहले व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्सवुमन एड्रियन वॉटसन ने आखिरकार ये बयान दिया कि ईरान इज डीपली इन्वॉल्व विद दिस ग्रुप्स, और साथ में ये भी कहा कि ईरान इज फाइनेंसिंग देम, प्रोवाइडिंग देम वेपन्स एंड ऑल्सो गिविंग देम ट्रेनिंग एज वेल एज जो इंटेल दी जाती है उसकी भी उन्होंने संभावना व्यक्त की है। उसके पश्चात कल यूके के जो न्यूली अपॉइंटेड फॉरेन सेक्रेटरी हैं डेविड कैमरून, उन्होंने भी ये बात कही कि ईरान इन सब को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जिम्मेदार है। जब ये बात करते हैं इन सब की तो बात आती है हमास की, जो आज भी गाजा में से इजराइल के ऊपर रॉकेट्स फायर कर रहा है। जी हाँ, ऑलमोस्ट 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक कई सारी जगहों पर ग्राउंड ऑपरेशंस इजराइल डिफेंस फोर्सेस द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी गाजा में से इजराइल के ऊपर कॉन्स्टेंटली रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। कुछ सूत्रों के अनुसार यह भी पता चला कि कल ही के दिन में 30 रॉकेट्स गाजा में से इजराइल के ऊपर फायर किए गए हैं, जबकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ऑलरेडी नॉर्दर्न गाजा में शुरुआत में ऑपरेशन कर रही थी और हाल में ऑलमोस्ट पूरा नॉर्दर्न गाजा उनके स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में है। सेंट्रल गाजा में और सदर्न गाजा यानी कि खान यूनिस में अभी भी ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा जो वर्ल्ड मीडिया है वो सिर्फ उसी बात को प्रोजेक्ट करता है कि कितनी सीवियरली और इनह्यूमेनली इजराइल इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा है, गाजा के ऊपर अटैक कर रहा है। जबकि हकीकत यह है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है वो ज्यादातर प्रिसीजन स्ट्राइक्स हैं, और बाकी के जो ग्राउंड ऑपरेशंस हो रहे हैं वो भी सिलेक्टेड लोकेशंस जहां से ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वहां पर से या तो रॉकेट्स या मिसाइल्स फायर किए गए हैं या फिर हमास के ऑपरेटिव्स ने वहां पर हॉस्टेजेस को बंधक बनाकर रखा था या फिर कोई भी उस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई हो। उसी के अकॉर्डिंग आईडीएफ वर्क कर रही है, जबकि गाजा में से जो इजराइल के ऊपर रॉकेट्स हमास के द्वारा आज भी फायर किए जा रहे हैं, जिसकी संख्या 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक में तकरीबन 27,000 रॉकेट्स फायर होने की बताई जा रही है, वो इनडिस्क्रिमिनेट है। वो किसी भी पर्टिकुलर प्रिसीजन मिलिट्री बेस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग सिविलियन लोकेशंस को, एयरपोर्ट्स को और ऐसी ही पब्लिक प्लेसेस को टारगेट करके वो रॉकेट्स फायर कर रहे हैं, जबकि ये एक्चुअल इंटरनेशनल वॉर क्राइम है। जी हाँ, और ये क्यों वॉर क्राइम एप्लीकेबल है हमास के ऊपर? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको गाजा के लोगों ने इलेक्ट करके 2007 में सत्ता में बिठाया था। आज वही हमास के लीडर्स कतार में जाकर बैठे हैं और आज भी मेमरी टीवी, अल जजीरा और अन्य कई प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बयान देते हैं कि जो टनल सिस्टम है वो गाजा के आम लोगों के लिए नहीं है और वे लोग गाजा के आम लोगों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। जी हाँ, गाजा की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो स्पष्ट ये बयान दे रही है कि वो लोग गाजा के लोगों के सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलबींग के लिए जिम्मेदार नहीं है, और उसका भी जिम्मा उन लोगों ने इजराइल और यूएन के ऊपर डाल दिया है। ऐसे कई वीडियोस हमने आपके साथ इस चैनल के माध्यम से आगे भी शेयर किए हैं, और जैसे जैसे आएंगे हम शेयर करते जाएंगे ताकि आपको भी पता चले कि क्या हकीकत है, क्योंकि ऐसी चीजें नॉर्मली मेन स्ट्रीम मीडिया हाइड करता है, अवॉइड करता है या फिर कवर करता है। उसके ऊपर पूरा एक आवरण लगा देता है, जिसकी वजह से आम जनता तक, दुनिया के जो एवरेज ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो कॉमनर्स हैं, उन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन जो हकीकत है वो ना जा सके। हमास का जो चार्टर है, उनका जो घोषणा पत्र है, जो भी काफी पुराना है, उसमें भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि उनका जो उद्देश्य है वो पूरे इजराइल के ऊपर कब्जा करना है, इजरायलियों को समंदर में धकेल देना है और वहां पर पैलेस्टाइन स्थापित करना है।
इफ दिस इज नॉट द कॉल टू जेनोसाइड देन आई डोंट नो व्हाट इज। और ये जानते हुए, ये पढ़ते हुए, जबकि ये पब्लिक डोमेन में सभी जगहों पर अवेलेबल है, आप खुद भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद भी यूएन ने भी इसके ऊपर ना ही कोई एक्शन लिया, ना ही कोई बयान दिया। बात करते हैं हिजबुल्लाह की, तो जो दूसरा एक ग्रुप है जो फिर से ईरान बैक्ड है, जिसको ईरान का फाइनेंसिंग मिलता है, वेपन्स का सपोर्ट भी ईरान द्वारा दिया जाता है, और कुछ सूत्रों के अनुसार उनको ट्रेनिंग भी कुछ हद तक ईरान में प्रोवाइड की जाती है। उन लोगों के पास लाखों की संख्या में रॉकेट्स और मिसाइल्स का जखीरा है, और वो हर आए दिन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली नॉर्दर्न इजराइल में रॉकेट्स और मिसाइल्स फायर करते हैं, इस तरह से कि वो जो वॉर है, इजराइल का जो काउंटर है, वो पूरे रीजन में एक्सपांड ना हो, और फिर भी इजराइल और वर्ल्ड मीडिया का जो ध्यान है वो हमास से हटकर हिजबुल्लाह की साइड, नॉर्दर्न इजराइल की साइड शिफ्ट हो। और उसी तरह से हिजबुल्लाह हर थोड़े थोड़े दिनों में नॉर्दर्न इजराइल में हमले करते जा रहे हैं। काफी ही सोची समझी साजिश है, और अगर उग्रवादियों की मेंटालिटी को सोचें तो जितने भी उग्रवादी हैं वो लोग इस तरह की स्ट्रेटेजी को सोचकर, उनको प्लान कर कर उसके ऊपर वर्क करने का वर्कआउट अकेले नहीं कर सकते। उनके पीछे कई सारे लोग जुड़े हुए होते हैं जो इस तरह का पूरा प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, और उसके पश्चात उस तरह के हमले को अंजाम देते हैं। उसी तरह से तीसरा जो ग्रुप है जिसका नाम लिया जा रहा है ईरान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप्स में, वो है हुथीज का, जो कि यमन से ऑपरेट कर रहे हैं। हुथीज का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप यमन से इजराइल की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब उनके बीच में है, जैसा कि आपको मैप से पता चल सकता है। उसी की वजह से वो लोग वहीं पर रोके जा रहे हैं, उनको इजराइल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। लेकिन अगर उसको भी अगर ध्यान से देखें और थोड़ा बैक एंड में जाके सोचे, थोड़ा हिस्ट्री में जाके सोचे, तो ये पता लगेगा कि सऊदी अरब, यूएई और अन्य कुछ कंट्रीज इजराइल के साथ पैक्ट करने वाले थे। यमन में भी ये जो हुतीस का जो हाल में कंट्रोल है, ज्यादातर यमन में इंक्लूडिंग कैपिटल सना में, वो सऊदी अरब बैक्ड जो वहां की यमन की आर्मी थी उनके साथ लड़ाई करके ही बना है। तो सऊदी अरब ऑलरेडी हुथीज के और ईरान के अगेंस्ट में है। इनडायरेक्टली, जो पब्लिकली वो लोग आके नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी तो हुथीज का जो ये पूरा झुंड जा रहा है, हो सकता है कि उसमें से सभी इजराइल तक ना पहुंचे और कुछ लोग सऊदी अरब में ही रुक जाएं और वहां पर उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। तो जिस तरह से उसको रोका जा रहा है, ये काफी ही पॉजिटिव और काफी ही इंटेलेक्चुअल स्टेप है जो सऊदी अरब द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वही हुतीज रेड सी, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स में से एक है, वहां पर हर आए दिन हुतीज द्वारा शिप्स पर, खास करके जो मर्चेंट वेसल्स हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अभी तक तकरीबन 15 ऐसे वेसल्स हैं जिनके ऊपर हुथीज के द्वारा ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा हमले किए गए थे, जिसकी शुरुआत हुई थी गैलेक्सी लीडर से, जिसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। कल एमवी कैम प्लूटो, जो कि सऊदी अरबिया के पोर्ट से निकलकर मैंगलोर भारत आ रहा था, उसके ऊपर भी एक ड्रोन अटैक हुआ है। अभी तक किसी ने भी उस हमले का क्लेम नहीं किया है, लेकिन संभावना जो जताई जा रही है वो उसी प्रकार की है कि ये भी हुतीज द्वारा या उसी प्रकार से ईरान बैक्ड किसी ग्रुप द्वारा हमला किया गया है एक और मर्चेंट वेसल पे, जिसके चलते वो वेसल वहां पर रुक गया था। और फिर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप विक्रम यहां से रवाना हुआ, और ये बात बताई जा रही है कि कल यानी कि 25 दिसंबर तक वो वेसल मुंबई ले आया जाएगा। तो इस तरह से हमले रेड सी में बढ़ते जा रहे हैं। उस बिजिएस्ट जो रूट है और एक शॉर्टकट है जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बाईपास कर लेता है, उसको ब्लॉक करने की एक कोशिश की जा रही है हुतीज के द्वारा और संभवतः ईरान के द्वारा, क्योंकि हाल में
जो आईमैक बना है उसमें ईरान, तुर्की, चाइना और अन्य कुछ देशों को काफी ही बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इटली और अन्य कुछ देश उसमें से धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। इसी के चलते, इन हमलों के चलते बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये हवा चला रहे हैं, ये बात चला रहे हैं कि इससे आईमैक का जो पूरा प्लानिंग था, जो पूरा ऑपरेशन था, वो चौपट हो जाएगा। जबकि हकीकत ये है, और ये पॉजिटिव न्यूज है, कि आईमैक का जो एक विजन क्रिएट किया गया था उसके ऊपर इन हमलों के चलते ऑलरेडी ऑपरेशंस स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, पार्शली आईमैक का जो एक इनिशियल स्टेज था, जो भारत से लेकर यूएई से होकर सऊदी अरब से गुजरता है, वो ऑलरेडी उसके ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं। धीरे धीरे करके कुछ कंपनीज भी हैं यूएई में, सऊदी अरब में, जिन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, खास करके लॉजिस्टिक्स में। और हाल में वो रेल के माध्यम से होने वाला था, लेकिन हाल में रोडवेज का उपयोग किया जा रहा है सामान को भारत से होकर यूएई के माध्यम से मिडल ईस्ट, और मिडल ईस्ट से होते हुए फिर आगे यूरोप में ले जाने का। इजराइल में कितना समय लगता है चीजों को नॉर्मलाइज होने में, वो देखना होगा, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का जो रूट है, जो सऊदी अरब के बाद का जो रूट है, वो किस तरह से आगे एक्सपांड हो सकता है, क्योंकि वहां से ही यूरोप का डायरेक्ट जो कॉरिडोर है वो ओपन हो रहा है इजराइल के पोर्ट से। और ये जो पूरा इजराइल का ऑपरेशन है वो कब तक खत्म होगा, कब तक सिचुएशन स्टेबलाइज होंगी, वो देखना होगा आने वाले समय में। लेकिन आईमैक के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, जो अभी हाल में इन सब हमलों के बीच में निखर कर आ रही हैं, उभर कर आ रही हैं। तो इसके लिए काफी ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी हम आपके साथ शेयर करते जाएंगे। और साथ में आपको ये याद रखना है कि आपको जो भी न्यूज दिखाई जा रही है वो कंप्लीट न्यूज नहीं है। अपने हिसाब से रिसर्च करें, थोड़ा बहुत भी अगर स्टडी करते हैं तो एक जनरल पिक्चर जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा। जो हकीकत है, जो रियलिटी है, वो आपको क्लियर हो जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।